हेलो गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जो है आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम विगत दो क्लासों में राजस्थान राज्य व्यवस्था और उसका भी एक टॉपिक गवर्नर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने आर्टिकल 192 तक हमने हमारी चर्चा की थी। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे कि और कौन कौन से आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के जो कि राज्यपाल से संबंधित है और वो राज्यपाल को क्या पावर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आर्टिकल 192 से आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 200 ये कहता है कि जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास में, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि विधायिका यानी कि विधानमंडल, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है कानून बनाना। विधानसभा या विधान परिषद में जब कोई विधेयक पारित होता है तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है राज्यपाल के पास। जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है तब वह कानून बनता है। लेकिन आर्टिकल 200 जानकारी क्या देता है कि राज्यपाल के पास में कोई विधेयक आता है तब तीन विकल्प होते हैं। अब वो तीन विकल्प कौन कौन से होते हैं? पहले विकल्प है कि राज्यपाल अनुमति दे सकता है। कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कानून बनाने की शक्ति, इसको हम कहते हैं। दूसरा है अनुमति रोक सकता है। जरूरी नहीं कि राज्यपाल के पास जो भी विधेयक जाएगा राज्यपाल उस पर अनुमति देगा, नहीं, वो कुछ विधेयकों पर अपनी अनुमति भी रोक सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वीटो पावर बोलते हैं। और तीसरा, कोई ऐसा विधेयक जिसपे राज्यपाल कंफ्यूज है तो उसको वो आरक्षित यानी रिजर्व रख सकता है। किसके लिए रिजर्व रख सकता है? राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को रिजर्व रख सकता है। अब हम बात करें कि अनुमति दे सकता है तो अनुमति देने से क्या होगा? अनुमति देने से सीधी सी बात है कि किसी भी विधेयक पर अगर राज्यपाल अनुमति देता है तो वो विधेयक किसका रूप ले लेगा? कानून का वो रूप ले लेगा, यानी कि वो कानून बन जाएगा। और अगर अनुमति रोक लेता है यानी कि अपनी वीटो पावर का है तो उसे हम बोलते हैं वीटो पावर। एक लैटिन शब्द है जिसे हम बोलते हैं निषेध, यानी कि मना करना, प्रतिबंधित है। और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये तीन पावर है। अब हम बात करें जो हमारा पहला पॉइंट अनुमति दे सकता है, उससे हम समझ गए होंगे कि हाँ सर की अनुमति अगर किसी विधेयक को राज्यपाल की मिल जाती है तो कानून बन जाता है। लेकिन अनुमति वो क्यों रोकते हैं? तो और ये आखिर ये वीटो पावर है क्या? तो अगर हम वीटो पावर की बात करें तो राज्यपाल के पास में दो प्रकार का वीटो पावर है। दो प्रकार का भी वीटो पावर कौन सा है? पहला तो है निलंबनकारी वीटो। तो राज्यपाल के पास में जो पहला पावर है वो है निलंबनकारी वीटो, और दूसरा है आत्यंतिक वीटो। इनका मतलब क्या है कि किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। विधानसभा द्वारा राज्यपाल के पास में कोई विधेयक भेजा गया है और राज्यपाल को वो विधेयक की जो कानूनी समीक्षा है वो पसंद नहीं आई है, और जो उस विधेयक के प्रावधान है वो राज्यपाल की दृष्टि से सही नहीं है, तो वो अपनी जो उसके पास में दो वीटो पावर है उनमें से वो अपनी निलंबनकारी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, यानी कि उस विधेयक को वो पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। अब मान लीजिए कि कोई विधेयक पुनर्विचार हेतु वापस विधानसभा में आ गया, तो विधानसभा का क्या कार्य है? विधानसभा क्या करेगी इसमें, इस स्थिति में? या तो वो उस विधेयक में कोई संशोधन करेगी, उस विधेयक में कोई संशोधन करेगी, या उसको सेम एज इट इज वापस राज्यपाल के पास भेज देगी। अगर ये वापस राज्यपाल के पास में वो विधेयक या तो संशोधित होकर या बिना संशोधित होकर वापस अगर राज्यपाल के पास में जाता है तो राज्यपाल एक तरह से आप ये मान सकते हो कि राज्यपाल उसके लिए बाध्य है कि वो उस पर अपनी स्वीकृति देता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो धन विधेयक होता है, जो वित्त संबंधी मामले होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास में जाता है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह उसे पुनर्विचार हेतु विधानसभा को नहीं भेज सकता है। तो हर विधेयक के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक हैं उन सभी को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। दूसरे अगर वीटो पावर की बात करें तो दूसरा है आत्यंतिक वीटो, कि किसी भी विधेयक को लेकर पूर्णतः मना करना कि उस पर तो राज्यपाल बिल्कुल भी स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि इस वीटो पावर का प्रयोग सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर प्रयोग किया जाता है। अब ये सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि सरकारी विधेयक जो सत्ता पक्ष के मंत्री मंत्री होते हैं उनके द्वारा पेश किया जाने वाला
सत्ता प्रमुख दल जो है उनके द्वारा पेश किए जाने वाले जितने विधेयक उन्हें सरकारी बिल, सरकारी विधेयक बोला जाता है। और गैर सरकारी विधेयक जो कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन सभी को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि अत्यंतिक वीटो सामान्यतः किस पर प्रयोग किया जाता है, वो गैर सरकारी विधेयकों पर प्रयोग किया जाता है। ये हमें आर्टिकल 200 राज्यपाल की वीटो पावर शक्ति के बारे में जानकारी देता है। कौन कौन सी दो वीटो पावर शक्ति है? निलंबनकारी वीटो यानी कि किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, पुनर्विचार हेतु लौटाने के बाद में विधानसभा अगर उस विधेयक को दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। दूसरे वीटो पावर की हमने बात करी, उसका नाम है अत्यंतिक वीटो, यानी कि किसी भी विधेयक को लेकर पूर्णतः मना करना। और सामान्यतः ये किस विधेयकों पर प्रयोग किया जाता है? ये गैर सरकारी विधेयकों पर प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बातें समझ में आई होंगी कि हमने अभी आर्टिकल 200 में ये पढ़ा था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो आखिर वह किन किन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, तो वो देखते हैं कि निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित रख सकता है। अगर कोई ऐसा विधेयक है जो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता है, हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करने का सीधा सा मतलब है, उसकी पावर को कम करने का सीधा सा मतलब है कि संविधान का उल्लंघन। अगर विधानमंडल द्वारा, विधानसभा द्वारा ऐसा कोई विधेयक पारित किया जाता है जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा है, उन ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। या फिर जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहे हो या उनके विरुद्ध हो, ऐसे विधेयकों को भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कर सकता है। जो अनुच्छेद 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, किसी भी प्रॉपर्टी लैंड को लेकर अगर कोई विधेयक आ रहा है, कोई भूमि सुधार कानून बन रहे हैं जो कि 31C यानी कि आर्टिकल 31 हमारा भारत के जो मौलिक कर्तव्य है उनके अनुसार उसके विरुद्ध हो, तो ऐसे विधेयकों को भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। या ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, यानी कि वहां पर भी क्या हो रहा हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो। या फिर वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, ऐसे कोई बिल हैं, ऐसे प्रकार के सभी जो विधेयक हैं उनको राज्यपाल क्या करता है, उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये आर्टिकल 200 राज्यपाल को ये सभी शक्तियां दे सकता है कि या तो वो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर सकता है या फिर वो वीटो पावर, वीटो भी पावर कौन से दो तरह के निलंबनकारी और आत्यंतिक वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो कुछ बिलों को, कुछ विधेयकों को राज्यपाल वो सॉरी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये कौन सा आर्टिकल इस बात की शक्ति राज्यपाल को देता है, तो ध्यान रखना है आर्टिकल 200 राज्यपाल को ये शक्तियां देता है। चलो हम बात करें अनुच्छेद 213 कि विधानमंडल के विश्रांति काल, विश्रांति काल की ऐसा काल जिस समय विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, उस दौरान अगर किसी कानून की आवश्यकता हो। अब कानून बनाने का कार्य किसका है? विधानसभा का। लेकिन उस समय तो विधानसभा की कार्रवाई चल ही नहीं रही, सत्र चल ही नहीं रहा, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में राज्यपाल के पास में शक्तियां रहती है कानून बनाने की, और उस स्थिति में राज्यपाल जो कानून बनाता है उन कानूनों को हम क्या बोलते हैं? उन कानूनों को हम अध्यादेश बोलते हैं। तो आर्टिकल 213 हमें ये बताता है कि विधानमंडल के विश्रांति काल यानी कि शांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की जो शक्तियां है वो क्या क्या है। तो देखिए कि जब विधानमंडल के दोनों सदन, विधानमंडल के दोनों सदनों से यहाँ पे मतलब क्या है? विधानसभा या विधान परिषद से मतलब है। राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में हम विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं कि जब विधानमंडल के दोनों सदन संचालित नहीं हो, उस स्थिति में राज्यपाल के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। या अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है। अर्थात अध्यादेश क्या होगा? एक तरह से कानून यानी कि विधि का रूप ही होगा कि जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों का जो महत्व रहता है या फिर जो उनका बल रहता है, वही प्रभाव अध्यादेश का भी रहेगा। और ये आर्टिकल 213 इसकी जानकारी देता है। और अध्यादेश क्या होता है? एक तरह से कानून यानी कि वो विधि का रूप ही होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के शुरू होने पर दोनों सदनों में कम से कम 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है। अगर हम 6 सप्ताह या फिर हम दिनों की भी बात करें
तो ध्यान रखना है कि 42 दिन, 42 दिन इसकी डेडलाइन है कि 42 दिन यानी कि 6 सप्ताह में ये पारित होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी जो है हमारी विधानसभा है, उसका कोई सत्र नहीं चल रहा है। उसका सत्र प्रारंभ वर्तमान में नहीं चल रहा है। उस स्थिति में अगर कानून की आवश्यकता हुई तो यह पावर किसके पास में है? यह पावर है राज्यपाल, राज्यपाल के पास में। और जो राज्यपाल जो कानून बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अध्यादेश। और ये जानकारी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? ये जानकारी हमें आर्टिकल 213 ये जानकारी हमें देता है कि राज्यपाल के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर इसके बाद में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और उसके बाद में जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है, जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो गया तो उसके 42 दिन, 42 दिन का मतलब है यहाँ पे 6 वीक, 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश यहाँ पे पारित होना आवश्यक है, अनिवार्य रूप से पारित होना ये आवश्यक है। अगर पारित नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये विधेयक लैप्स हो जाएगा, यानी कि इलीगल घोषित हो जाएगा। और मान लीजिए जैसे राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है, तो हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे कि कहाँ पे पारित होना आवश्यक है? विधानसभा में। लेकिन ऐसे स्टेट जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों, वहां पर अध्यादेश की क्या है? तो वहां पर दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। और यदि इसकी एक कंडीशन है कि यदि दोनों सदनों की बैठक है, दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख को शुरू हुई, मान लीजिए कि ये पहला हाउस है, इसकी बैठक आप ये मान लीजिए कि 15 दिसंबर को शुरू होती है और ये सेकंड हाउस है, इसकी बैठक 25 दिसंबर से शुरू होती है। तो जो 6 वीक जो टाइमलाइन है, यानी कि ये वाली जो टाइमलाइन है 42 दिन यानी कि 6 वीक की टाइमलाइन है, तो उसकी गणना ये 15 दिसंबर से ना होकर 25 दिसंबर से की जाएगी। यानी कि दूसरा सदन जब चालू होगा उस तारीख से इन दिनों की, इन 42 दिनों की गणना की जाएगी। यदि दोनों सदनों की बैठक अलग-अलग तारीखों को शुरू हुई है तो 6 सप्ताह की जो गणना है वो बाद वाली तारीख से की जाएगी। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ये सॉरी अलग लाइन है, ये अलग नेक्स्ट लाइन है। अलग-अलग अलग-अलग तारीखों को अगर हमारी बैठकें प्रारंभ होती हैं, तो 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तारीख से की जाएगी। और अगर उससे पहले जिस कानून को यानी कि अध्यादेश को बनाने का जो टारगेट है, अगर वो पूरा हो जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि विधानसभा सत्र शुरू हो या नहीं हो, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। और अगर वो विधानसभा में पारित हो जाता है तो वो अध्यादेश एक तरह से कानून का ही रूप बन जाता है। तो ये हमें जानकारी कौन देता है? ये अनुच्छेद 213 हमें इस बारे में जानकारी देता है। वो क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में हमें ये जानकारी देता है। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। उसके अलावा हम बात करें कि अध्यादेश आखिर है क्या, तो अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की एक तरह से क्या है? विधायी शक्ति, क्योंकि अध्यादेश एक तरह से कानून का ही रूप है और कानून बनाने का कार्य किसका है? वो विधायिका का है। तो ऑब्वियसली अध्यादेश जारी करना एक तरह से राज्यपाल की विधायी शक्ति रहेगी। और राज्यपाल स्वयं विवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, कि राज्यपाल अपने इच्छा मुताबिक जारी नहीं कर सकता। तो उसको सलाह कौन देता है अध्यादेश जारी करने की? तो उसको मंत्री परिषद अध्यादेश जारी करने की सलाह देता है। मंत्री परिषद बोलता है कि अभी सत्र चल नहीं रहा विधानसभा का, हमें इस कानून की आवश्यकता है, तो इसलिए वो राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि आप एक अध्यादेश जारी कीजिए। आप अपने जो संविधान के आर्टिकल 213 में जो अध्यादेश बनाने की शक्ति का आपको अधिकार मिला हुआ है, उसका प्रयोग करके आप एक हमारे लिए कानून जो हम ये चाहते हैं इस समय, उसके लिए आप एक अध्यादेश जारी कीजिए। तो सलाह उसको कौन देगा? उसको सलाह राज्य मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है, ना कि वो अपने स्वयं विवेक से अध्यादेश जारी करता है। दूसरा है कि राज्यपाल एक विषय पर कितनी भी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। जरूरी नहीं किसी एक विषय पर एक भी बार कानून बने। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि संविधान जो हमारा मूल संविधान था, उस समय जब बना था, हमारे महानतम जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी उन कानूनों में भी समय समय पर संशोधन हो सकता है। किसी एक विषय पर जो उस समय कानून बना था, उसके बाद भी आज की आवश्यकता के अनुसार भी उनमें कई बार संशोधन हुए हैं। तो वैसे ही राज्यपाल जरूरी नहीं कि किसी एक विषय पर एक बार ही बिल बनाए, वो
एक विषय पर कितनी भी बार, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उतनी बार वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और एक हम यहाँ पे केस पढ़ते हैं कि डीसी वाधवाबाद बनाम बिहार सरकार 1987 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है इस केस के लिए, जो कि राज्यपाल के अध्यादेश से संबंध है कि इस वाद का संबंध अध्यादेश से है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, इसलिए अध्यादेश राज्य नहीं चलेगा। एक्चुअली होता क्या था कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 देता था। तो बहुत सी राज्य सरकारें जो इस शक्ति का प्रयोग करने लग गई थी, क्योंकि राज्यपाल तो सही विवेक से इस शक्ति का प्रयोग कर ही नहीं सकता। वो अध्यादेश अगर जारी कर भी रहा है तो किसकी सलाह पे कर रहा है? वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पे कर रहा है। तो बहुत सी ऐसी राज्य सरकारें थी कि जो बिना विधानसभा में चर्चा किए राज्यपाल के थ्रू कानून बनवा लेती थी, अध्यादेश जारी करवा देती थी। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवाबाद बनाम बिहार सरकार केस में वर्डिक्ट दिया था कि जो अध्यादेश है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। हाँ, आप इमरजेंसी में कोई भी कानून बनवा सकते हो, लेकिन आप हर कानूनों को अध्यादेश के जरिए लागू नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये कहती है कि विधानसभा हो या लोकसभा, वहां पर अगर कोई कानून बनाए जाते हैं तो पहले उसकी चर्चा हो, वाद विवाद हो। ये एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन अध्यादेश जारी करना क्या होता है कि वो सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाता है, वहां पर वाद विवाद नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, इसलिए अध्यादेश राज नहीं चलेगा। इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, इसके अलावा अध्यादेश राज नहीं चलेगा, क्योंकि अध्यादेश क्या है, एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। तो ये वर्डिक्ट कौन से केस में आते हैं? डीसी वाधवाबाद बनाम बिहार सरकार 1987 केस का सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, जो कि अध्यादेश से संबंधित है। उसके अलावा हम आगे बात करें कि जो सर्वाधिक अध्यादेश वाले वर्ष जो हमारे राजस्थान से रिलेट है। हालांकि बहुत से अध्यादेश हर वर्ष जारी किए गए हैं, लेकिन हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल, तो ये 1949 में हमें याद रखना है कि 1949 सीधा सा है कि 49 अध्यादेश जारी किए गए हैं। इसको आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2013 है, इस वर्ष 30 अध्यादेश जारी किए गए थे। 1960 में 21 और 1988 में 20 अध्यादेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अध्यादेश जारी होने वाले वर्ष हैं 1949 में 49, 2013 में 30, 1960 में 21 और 1988 में 20 अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखने हैं। के अलावा हम बात करें तो अनुच्छेद 171 3 है, वो राज्यपाल की विधान परिषद जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, वहां पे 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है उसका उल्लेख करता है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से विधान परिषद यानी कि उच्च सदन में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन कंडीशन उसकी है कि वो 1/6 सदस्य किस क्षेत्र से होने चाहिए? या तो साहित्य के क्षेत्र से होने चाहिए, या विज्ञान के क्षेत्र से होने चाहिए, या फिर कला या सहकारी, और या फिर समाज सेवा के आधार पर ही इन 1/6 सदस्यों का चयन किया जा सकता है। अगर वो 1/6 सदस्य इन सभी फील्ड से रिलेट है, तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा वो मनोनीत किए जा सकते हैं। ये प्रावधान हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 171 का भाग 3 हमें राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य के मनोनयन की जानकारी देता है। और वो 1/6 सदस्य किस किस क्षेत्र से होने चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी सेवा या फिर समाज सेवा के आधार पर उन 1/6 सदस्यों का चयन किया जाता है। कल हम बात करें अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 भी राज्यपाल में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की हमें जानकारी देता है, लेकिन वो कौन होना चाहिए? वो एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। कब कर सकता है? कि अगर विधानसभा में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आर्टिकल 333 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। लेकिन काम की बात यह है कि 2020 में एक संविधान संशोधन होता है, जिसे हम 104वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के आरक्षण या मनोनीत संबंधी जितने भी प्रावधान थे वो सभी निरस्त किए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 104 संविधान संशोधन 104 2020 के तहत आर्टिकल 333 को समाप्त यानी कि निरस्त कर दिया गया है।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 333 जो जानकारी देता है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है अगर विधानसभा में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। लेकिन इस अधिकार को 104 संविधान संशोधन 2020 द्वारा निरस्त यानी कि समाप्त कर दिया गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 331 जो हमें जानकारी देता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों का मनोनयन। अब विधानसभा में मनोनीत कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो क्या लोकसभा में भी राज्यपाल करेगा? नहीं, वहां पे मनोनयन कौन करेगा? वहां पे मनोनयन करेगा राष्ट्रपति। 331 में वर्णन है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, और आर्टिकल 333 जो अभी हमने पढ़ा वहां पे है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। ये दोनों आर्टिकल हमें जानकारी लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन की जानकारी देते हैं। लेकिन अभी 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020 द्वारा ये सभी प्रावधान क्या कर दिए गए हैं? निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि तो आर्टिकल 331 और 333 है, इनके प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं? तो 104 संविधान संशोधन द्वारा ये सभी प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 366 दो एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है। अभी हम एंग्लो इंडियन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये एंग्लो इंडियन है क्या? तो एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहा जाता है जिनके पिता या दादा, एंग्लो इंडियन उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके पिता या दादा क्या हो? यूरोपीय हो, यूरोपीय हो। लेकिन जो उनकी माता है वो अवश्य रूप से क्या होनी चाहिए? भारतीय, यानी कि भारत की नागरिक होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके पिता या दादा यूरोपीय हो लेकिन उनकी माता भारतीय है, ऐसे लोगों को हमने क्या कहा गया है? एंग्लो इंडियन कहा गया है। और आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों के मनोनीत संबंधी प्रावधान, और आर्टिकल 333 से विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन संबंधी प्रावधान थे, जो कि किसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं? संविधान संशोधन 104। कब होता है? सन 2020 में ये संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा ये निरस्त किए जाते हैं। और एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? जिसके या तो पिता या दादा यूरोपीय हो और माता अवश्य रूप से भारतीय हो, उन सभी लोगों को हमने क्या कहा गया है? एंग्लो इंडियन कहा गया है। और एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 366 2 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा है। उसके अलावा हम और अभी राज्यपाल की शक्ति की बात करें तो हम बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, कि वित्तीय शक्तियां राज्यपाल के पास है क्या? तो जो धन विधेयक होता है, अभी हम जब वीटो पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने अभी चर्चा की थी कि धन विधेयक को छोड़कर राज्यपाल सभी प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो धन विधेयक जो होते हैं कि धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है। ये जानकारी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 198 हमें इसकी जानकारी देता है कि जो धन विधेयक, जितने भी धन विधेयक है वो राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा में पेश किया जाता है। राज्यमंडल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक समीक्षा, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण या आर्थिक समीक्षा कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 202 का भाग 1 हमें जानकारी देता है कि राज्यमंडल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, और आप सभी जानते हो कि राजस्थान के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। राज्यमंडल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से जो प्राकलित प्राप्तियां हैं, या कि पैसा कहां से आया है और कहां पे व्यय यानी कि कहां पे खर्च हुआ है, उन सभी का जो विवरण है, जिसे हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, उन सभी को राज्य विधानमंडल के समक्ष उन सभी को रखवाएगा। कौन? राज्यपाल। और दूसरा है कि अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाती है, अन्यथा नहीं। अनुदान की मांगे क्या होती हैं? कि जैसे कि मान लीजिए कि विधानसभा में बजट पेश किया जाता है कि कोई भी सड़क के लिए स्वीकृत राशि, मान लीजिए आप 50 करोड़ है, स्वीकृत राशि 50 करोड़ है। बजट में किसी भी सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकार हुई है? 50 करोड़। लेकिन जब इसको बनाया गया तो यहाँ पे खर्च कितने हो गए? 70 करोड़ रुपए इस सड़क को बनाने में खर्च हो गए। यानी कि कितने रुपए अधिक खर्च हुए हैं?
20 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए हैं। अब सड़क बनाने का काम किसका है? परिवहन विभाग का। तो ये जो 20 करोड़ हैं, इन खर्चों को कहाँ से वो विभाग लाएगा? इन खर्चों को कहाँ से वो पूरा करेगा? तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से माँगेगा? वो पैसा माँगेगा विधानसभा से। इन जो 20 लाख एक्स्ट्रा हैं, इनको कहाँ से वो माँगेगा? वो माँगेगा विधानसभा से, और विधानसभा में जब इन पैसों की डिमांड रखेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुदान। अनुदान। इन सभी को हम अनुदान की माँग की किसी भी कार्य में अगर ज़्यादा व्यय हो रहा है, उसका जो उस एक्स्ट्रा व्यय को माँगने के लिए जो विधानसभा में जो माँगे रखी जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अनुदान की माँगे कहते हैं। और ये अनुदान की माँगे किसके माध्यम से रखवाई जाएँगी? राज्यपाल के माध्यम से ये अनुदान की माँगे रखवाई जाएँगी। तो ये वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल के अंदर है, और आर्टिकल 203 का भाग 3 हमें इस बात की जानकारी देता है कि जो अनुदान की माँगे हैं, वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाएँगी, अन्यथा अनुदान की माँगे स्वीकार नहीं होंगी। और दूसरा है कि राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, यहाँ पे जितने भी हैं कि सब में वित्त ही लग रहा है, यानी कि ये सब वित्तीय शक्ति यानी कि पैसों की पावर है कि राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाता है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा क्या कार्य किया गया और क्या कितना खर्च किया गया था। तो इसकी वार्षिक रिपोर्ट भी राज्यपाल कहाँ पे रखवाता है? राज्य विधानमंडल में रखवाता है। और एक पॉइंट है कि जो राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका रहता है? वो रहता है राज्यपाल का। आकस्मिक निधि से मतलब इमरजेंसी के लिए बचाया हुआ पैसा, उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? उस पर नियंत्रण रखेगा राज्यपाल, है ना? तो अर्थात आकस्मिक निधि से जब पैसे निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? अब जिसका नियंत्रण है उसी की अनुमति आवश्यक है, तो नियंत्रण यहाँ पे किसका है? वो है राज्यपाल का। जैसे हम घरों में देखते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे जो घर का जो बचा हुआ पैसा यानी कि जो सेविंग मनी रहती है, उस पे नियंत्रण किसका रहता है? हमारी मम्मियों का। और उनको यूज करने के लिए हमें अनुमति किसकी लेनी पड़ती है? हमारी मम्मियों की। सेम कॉन्सेप्ट ये वही है। तो हमारी आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? राज्यपाल का। आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए भी किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। और ये आर्टिकल कौन सा जानकारी देता है हमें? ये आर्टिकल 267 का भाग 2 हमें इस बात की जानकारी देता है। 267 भाग 2 हमें इस बात की जानकारी देता है कि राज्य के आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का रहता है। दूसरा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य विधानसभा में लोक लेखा समिति के समक्ष रखवाता है। कि जो भारत का जो डिपार्टमेंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो अगर मान लो कि राजस्थान की कोई रिपोर्ट तैयार करता है, तो वह रिपोर्ट राजस्थान राज्य के राज्यपाल के समक्ष यानी कि उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष वो प्रस्तुत करेगा, जो उनको क्या करेगा? राज्य विधानसभाओं में जो राज्य की लोक लेखा समिति है उनके समक्ष रखवाता है। ये आर्टिकल 151 का भाग 2 हमें इस बात की जानकारी देता है। तो ये हमें किसमें हम देखते हैं? ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में देखते हैं कि धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा में पेश किया जाता है, और जो वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है उसमें प्राकृतिक प्राप्ति और व्यय का खर्चा विवरण किसके समक्ष? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाता है। अनुदान की मांगे जो होती हैं वो किसकी सिफारिश पर रखी जाती है? वो भी राज्यपाल की सिफारिश पर रखी जाती हैं। राज्यपाल चूंकि राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, तो इसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में भी कौन रखवाएगा? तो उसको भी राज्यपाल रखवाएगा। और उसके अलावा भी हमने बात की थी कि राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर किसका नियंत्रण रहता है? उस पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। अर्थात आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। दूसरा है कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी राज्य के लेखों की जो रिपोर्ट है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष रखी जाएगी। फिर राज्यपाल क्या करेगा? उस रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में लोक लेखा समिति के माध्यम से रखवाता है। तो ये सभी हमने कहाँ पे पढ़ी है? ये हमने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में ये सब पढ़ा है। अब उसके अलावा वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो अब हम न्यायिक शक्तियाँ क्या है? हमने सेकंड क्लास में राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्तियों के बारे में भी चर्चा की थी, तो उनको आखिर थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि राज्यपाल की जो क्षमा करने की शक्ति है वो 161 में है। सेकंड क्लास में हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार की, क्या सभी सजा माफ कर सकते हैं? नहीं, कुछ मामलों में ही वो सजा माफ कर सकता है। और विशेषकर अगर हम बात करें तो मृत्यु दंड है या कोर्ट मार्शल की सजा है।
उन सजाओं को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल के मामलों में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। दूसरा है न्यायिक शक्तियों में कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि जो हाईकोर्ट यानी कि राज्य का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल का क्या रोल है? राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देगा। इसकी जानकारी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 217 में इसकी जानकारी देता है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपालों से परामर्श या सलाह ली जाती है। दूसरा है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर, जबकि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा राज्यपाल। कि सर सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है, उच्च न्यायालय की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है, तो राज्यपाल क्या करेगा? तो राज्यपाल को क्या शक्ति दी गई है कि आप जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कीजिए। तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 से जानकारी देता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन वो किससे परामर्श लेगा? तो वो उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वह परामर्श लेगा। तो यह हमें ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्यपाल जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और दूसरा, जो राज्य न्यायिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। तो उसके लिए भी परामर्श कहाँ से लेगा? उसके लिए भी परामर्श वह उच्च न्यायालय से लेगा। तो यह है कि राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञान भी बोलते हैं, वो किसके द्वारा दिलाई जाएगी? वह दिलाई जाएगी राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, आर्टिकल 219। और आपको पता होगा कि राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वह भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा। और अगर ये अनुपस्थित है तो किसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी? वरिष्ठतम, या हम बोल सकते हैं ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। वरिष्ठतम जो उस समय जस्टिस रहेगा यानी कि न्यायाधीश रहेगा, उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। तो ये हमने अभी किसके बारे में चर्चा की है? ये है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की है। दूसरा है कुछ सह विवेक के कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर राज्यपाल अपने हिसाब से अपने विवेक से भी निर्णय लेता है, यानी कि जिनको हम बोलते हैं राज्यपाल की सह विवेक शक्तियां, जिनका उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? आर्टिकल 163 के भाग 2 में हमें इनका उल्लेख मिलता है। तो 163 का एक है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या रहेगी? राज्य मंत्री परिषद रहेगी। कि राज्यपाल को कोई भी कानून हो या कोई भी कार्य करना हो, उसके लिए जो उसको परामर्श या सलाह देने का कार्य कौन करेगी? वह करेगी राज्य की राज्य मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा है कि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं कि सलाह देने वाले की हर सलाह ही मानी जाए। राज्यपाल कुछ मामलों में बाध्य नहीं है। अर्थात क्या है इसका? कि राज्यपाल उन मामलों में अपने सह विवेक से भी निर्णय ले सकता है। अब सह विवेक से निर्णय लेता है तो वो भी किस तरह से? तो सह विवेक शक्तियां भी दो प्रकार की होती है राज्यपाल की। कौन कौन सी होती है? एक शक्ति तो वो जो संविधान द्वारा दी गई है, यानी कि संविधान प्रदत्त है, जिनका संविधान में उल्लेख है कि हाँ इन मामलों पे राज्यपाल अपने सह विवेक से निर्णय ले सकता है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो सह विवेक शक्ति में पहली तो हो गई कि संविधान प्रदत्त सह विवेक शक्तियां। दूसरी है परिस्थिति जन्य सह विवेक शक्तियां, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उन्हें राज्यपाल को सलाह मानने के बजाय खुद अपने सह विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। तो दो तरह की सह विवेक शक्तियां होती है राज्यपाल के पास। कौन सी? एक तो संविधान प्रदत्त, दूसरी परिस्थिति जन्य सह विवेक शक्तियां। तो आखिर राज्यपाल की संविधान प्रदत्त सह विवेक शक्तियां कौन सी हैं? तो देखिए कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। यह अभी हमने अनुच्छेद 200 में इसकी चर्चा की कि राज्यपाल अपनी मर्जी, अगर राज्यपाल कंफ्यूजन है तो वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार उसे संविधान देता है और ये राज्यपाल की एक तरह से सहविवेक शक्ति है। दूसरा है कि राज्यपाल, अगर राज्यपाल को महसूस होता है कि राज्य में अस्थिरता का माहौल है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन हेतु भी सिफारिश कर सकता है। ये भी उसकी संविधान प्रदत्त सहविवेक शक्ति है। दूसरा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, अनुच्छेद 167।
राज्य के कार्य संचालन की जो भी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है। चौथा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यानी आत्यंतिक वीटो का वो प्रयोग कर सकता है, सॉरी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। लेकिन कौन से विधेयक को छोड़कर? धन विधेयक को छोड़कर वह किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। इसको भी हमने अनुच्छेद 200 में भी क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में तथा अनुसूची 5 और 6 में उल्लेखित राज्यों के संबंध में राज्यपाल की सहविवेकीय शक्तियां हैं। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल से अनुसूची 5 और 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 5 और 6 में उल्लेखित जो भी राज्य के संबंध में विषय है उन सभी के मामले में संविधान राज्यपाल को सहविवेकीय शक्तियां प्रदान करता है। और अगर हम बात करें कि परिस्थिति जन्य ऐसी क्या शक्तियां हैं जो राज्यपाल को मिलती है, कि अगर विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल सहविवेक से किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। मान लीजिए कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, बहुमत के लिए कितनी सीटें जरूरी है? 101। किसी भी पार्टी को, जो पार्टी ए बी सी है, किसी को भी 101 सीटें नहीं आई हैं, उस स्थिति में किसी भी दल की कंडीशन नहीं है कि वह राज्य में अपनी सरकार बनाए, तो राज्यपाल क्या करेगा? अपने सहविवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरा है कि यदि कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्यपाल अपने सहविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। कि अगर किसी कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है और उसको रिप्लेस करने के लिए या उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे राज्यपाल? राज्यपाल अपने सहविवेक से या अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद को भंग करने के संबंध में राज्यपाल को सहविवेकीय शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, वो उसकी सहविवेक शक्ति है। लेकिन किन परिस्थितियों में भंग कर सकता है? कि अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। या फिर भी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में भी अगर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं देता, हालांकि प्रोटोकॉल यही कहता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपना रिजाइन यानी कि त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो उस कंडीशन में राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। ये राज्यपाल की परिस्थिति जन्य सहविवेकीय शक्ति है। दूसरा है कि यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि सरकार का विधानसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री को अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने को कहे और मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अगर राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि जो सरकार है उसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, पर्याप्त बहुमत जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि कोई भी सत्ताधारी दल है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में 101 एमएलए नहीं है, तो राज्यपाल उस कंडीशन में जो उस समय के जो मुख्यमंत्री उससे क्या करेंगे कि आप विधानसभा में बहुमत सिद्ध कीजिए, अधिवेशन बुलाकर आप बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर उस कंडीशन में मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर इनकार कर दे तो राज्यपाल के पास में यह शक्ति है कि वह राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। ये राज्यपाल की सहविवेकीय शक्तियां है। और यदि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध में दोषी पाया जाए किंतु वह इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। ये राज्यपाल की परिस्थिति जन्य सहविवेकीय शक्तियां हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ और जो राज्यपाल का अधिकार है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने के अधिकार भी किसको प्राप्त हैं? वह राज्यपाल को प्राप्त हैं। और दूसरा कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। कि सारे त्रिशंकु विधानसभा क्या है कि जैसे मैंने भी बताया था कि राजस्थान में 200 एमएलए हैं, यानी कि 200 विधानसभा सीट है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितना एमएलए की जरूरत है? 101। 101 या उससे अधिक एमएलए जिस भी पार्टी को मिलते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 पार्टियां हैं, ए बी सी, यहाँ पे 3 पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी को 101 एमएलए नहीं आए, मान लीजिए कि इनको 70 एमएलए, इनको 80 एमएलए और इनको 21 एमएलए का इनको सहयोग प्राप्त होता है, 50 एमएलए का इनको सहयोग प्राप्त होता है। उस स्थिति में विधानसभा कैसी? त्रिशंकु, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, उस स्थिति में क्या हो जाएगी? वो त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी। तो इस स्थिति में
राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकते हैं। और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में अगर विधानसभा भंग हो जाती है, तब क्या किया जाएगा, तब वापस चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरा है कि राज्यपाल का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जब हमने राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की बात की थी, तो वह अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल उसी अभिभाषण को पढ़ता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, जो सामान्यतः राज्यपाल उसी अभिभाषण को पढ़ता है। अब हम बात करें कि ये सभी राज्यपाल के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे संविधान के, ये सब इतने ही थे। लेकिन कुछ जो हैं, कुछ लोगों ने राज्यपाल की जो पोस्ट है, उससे संबंधित जो कुछ कथन कहे हैं, उनके बारे में देखते हैं कि जो हमारी विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने कहा है राज्यपाल पद को लेकर कि राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का पद सिर्फ एक नाम मात्र का है, इसलिए राज्यपाल का पद सिर्फ वेतन का आकर्षण है। और अगर हम वेतन की बात करें तो राजस्थान में राज्यपाल का कितना वेतन है, तो हमें ध्यान रखना है 3,50,000 राजस्थान में राज्यपाल का वेतन है। दूसरा, पट्टाभी सीतारामैया जी का ये कथन है कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों का सत्कार करने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो भले ही संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन समझ सकते हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। तो राज्यपाल क्या कार्य करता है, वो राजभवन में सिर्फ विदेशी मेहमानों का अतिथि सत्कार, यानी कि अतिथियों का अतिथि सत्कार के अलावा वो है उसका राज्यपाल का कोई कार्य नहीं है। दूसरा है कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है, तथा राज्यपाल वह कड़ी है जो केंद्र व राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। क्योंकि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि राज्यपाल के द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों में वृद्धि होती है। ये केंद्र व राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करने का काम करता है, जिससे क्या होती है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। ये कथन किसका है, ये के.एम. मुंशी का कथन है। दूसरा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है कि एक ऐसी चिड़िया जिसको रहने के लिए सोने की चीजें तो मिल गई, सोने का पिंजरा तो मिल गया, लेकिन वह उड़ नहीं सकती। वैसे ही राज्यपाल का पद है कि होने को तो संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो यह कथन किसका है, ये सरोजिनी नायडू का है। और एक है कि राज्यपाल पद को केंद्र सरकार भी महत्व नहीं देती है। ये कथन किसका है, मार्गरेट अलवा जी का ये कथन है। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि मार्गरेट अलवा जी राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। यह राजस्थान के राज्यपाल भी रही हैं मार्गरेट अलवा जी, और जिन्होंने राज्यपाल संबंधी क्या कथन दिया है कि राज्यपाल पद को केंद्र सरकार भी महत्व नहीं देती है। ये कथन किसका है, ये कथन मार्गरेट अलवा जी का है। तो ये राज्यपाल संबंधी कथन है। हमने इन 3 क्लासों में राज्यपाल से संबंधित सभी आर्टिकल, सभी प्रावधान जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है, उन सभी के बारे में चर्चा की। कल की क्लास में हम देखेंगे कि वह कौन-कौन से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हमारे राजस्थान में इस राज्यपाल पद की शोभा बढ़ाए हैं। तो कल की क्लास खूब फैक्टों से भरी होगी। मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का हम सभी से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।